Hello everyone, welcome to EduTap. So as you know, all know, we have started a new series जिसमें within 25 lectures we will be covering the component of PPB जिसमें हम content और MCQs दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे. मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर्स होंगे और संडे को एक रिवीजन लेक्चर होगा जिसमें MCQs के थ्रू पिछले हफ्ते का पूरा कंटेंट रिवाइज करवाया जाएगा. सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग और दूसरा जो चैप्टर हम करेंगे वो क्रेडिट अप्रेजल वाला चैप्टर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एक बैंक का काम होता है लोगों को एडवांसेस प्रोवाइड करना, और एक बैंक का जो लेंडिंग पोर्टफोलियो होता है उसमें मल्टीपल टाइप के लोन्स वो प्रोवाइड करता है. वो रिटेल कैटेगरी के लिए आम लोगों को भी लोन्स प्रोवाइड करता है, बिजनेसेस को भी लोन्स प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन्स देता है. तो उसे जो भी लोन्स प्रोवाइड करने हैं उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना ज़रूरी है. और बैंक के लिए ज़रूरी है कि जो भी नए प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में है वो एक बैंक प्रोवाइड करे. तो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसी क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक बैंक प्रोवाइड करे. और जब एक बैंक एक कस्टमर को लोन देता है तो उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है. जब एक बैंक लेंडिंग करेगा, लोन्स प्रोवाइड करेगा, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. पहली बात, लोन देते हुए सेफ्टी देखना है. ये देखना है कि जहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं वहाँ से पैसा वापस आएगा भी या नहीं. और एक लिक्विडिटी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे जो लोन्स दिए हैं बैंक ने वो लॉन्ग टर्म लोन्स दे दिए. उससे क्या होगा, पैसा आपका 5 से 10 साल के लिए फंस गया और आपने सारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया, या आप सारा ही पैसा शॉर्ट टर्म के लिए दे दो. उससे क्या होगा, आपका सारा पैसा एकदम से गया, एकदम से पैसा वापस आ गया. तो लिक्विडिटी को मैनेज करना ज़रूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना ज़रूरी है. एक बैंक जो है मल्टीपल टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. किसी तरीके के लोन से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, किसी तरीके के लोन से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है. जब आप पैसे जमा कराते हो बैंक में हो सकता है आपको 4-5% इंटरेस्ट मिले, जब आप लोन ले रहे हो 7-8-10-12% का इंटरेस्ट आपको देना पड़े. तो ये गैप है, इसी से एक बैंक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करता है. और जब भी एक बैंक लोन दे उसके लिए पर्पस जानना ज़रूरी है कि किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है कस्टमर के द्वारा. स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए, सट्टेबाजी के लिए लोन बैंक कभी भी नहीं देता है. और पर्पस जान के बैंक आपको बता सकता है कि कौन सा लोन लेना है, मेडिकल पर्पस के लिए लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है. तो ये सारी चीज़ें बैंक को ध्यान में रखनी है और अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है. अगर मान लो बैंक ने अपना सारा जो लोन है ज़्यादा कंसंट्रेटेड था उसका हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में, तो अभी वहाँ पे क्या आए हैं, फ्लड्स आए हैं, एरिया को रिकंस्ट्रक्ट होने में टाइम लगेगा. ऑब्वियसली वहाँ के लोन जो हैं उन पे पैसा वापस आने में थोड़ी दिक्कत होगी, बैंक का रिस्क बढ़ गया. वैसे ही अगर मान लो कि सारा का सारा उन्होंने टेली कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में लोन दे रखा है, 80% लोन्स बैंक के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में है, अगर ये सेक्टर डाउन जाता है तो बैंक भी डाउन जाएगा क्योंकि लोन का पैसा वापस नहीं आएगा. इसीलिए रिस्क को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है एक बैंक के लिए. और सिक्योरिटीज़ भी काफ़ी सारे लोन्स में रखी जाती हैं, कोलेटरल, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, जो हम फ्यूचर में ये सब डिस्कस करेंगे चीज़ें. सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है बैंक को. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं लेंडिंग के. अब हम टाइप्स ऑफ बोरोवर्स देखेंगे. बहुत सारे टाइप्स ऑफ बोरोवर्स हैं लेकिन हम सिर्फ बेसिक टाइप के बोरोवर्स ही डिस्कस करेंगे. एक इंडिविजुअल पर्सन, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, स्टैचुटरी कंपनीज या स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब प्रकार के लोग हैं वो बैंक से लोन ले सकते हैं. अगर अब एक बेसिक क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग? सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस या फिर सिक्योरिटी. सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, सिक्योरिटी, ये सारे के सारे ही कार्डिनल प्रिंसिपल हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव है इसके अंदर. इसका फॉलोइंग इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल. ठीक है, तो सारे के सारे ही कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, तो डी ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है. अब इंडिविजुअल्स को जब हम लोन देते हैं तो हम उसी इंडिविजुअल को लोन देते हैं जो साउंड माइंड का है. अनसाउंड माइंड के लोगों को लोन नहीं दिया जाता है. माइनर्स को भी लोन नहीं दिया जाता. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है लोन का एक माइनर के साथ तो वो वॉइड होता है अंडर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट.
लेकिन अगर एक माइनर नेसेसिटीज के, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज के लिए लोन लेता है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जब उसे लोन दिया जा सकता है, और उस लोन को रिकवर करने के लिए एस्टेट ऑफ माइनर से पैसा रिकवर किया जाएगा। तो नॉर्मली एक माइनर को लोन नहीं देना है एक्सेप्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। एक इंसॉल्वेंट पर्सन को भी लोन नहीं दिया जाएगा, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। मान लीजिए एक वाइफ ने लोन लिया है, मान लो मैंने अगर एक बैंक से लोन लिया है, क्या मेरे हस्बैंड लायबल होंगे उस लोन को वापस करने में? वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मेरा और बैंक का क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर ये जो लोन लिया गया है मेरे द्वारा, इसमें मेरे को बोरोवर मेरे हस्बैंड हैं या फिर गारंटर वो बने हैं, तो उस केस में फिर वो लायबल होंगे, अदरवाइज वो लायबल नहीं होंगे। एक पर्दानशी वुमेन और एक इलिटरेट पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, यानी कि वो लोन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की। अगर मेरी एक दुकान है, मैं ही चला रही हूँ, तो वो एक मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, वही सारा काम देख रहा है, तो लीगली मेरे में और मेरे जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है इसकी लीगल आइडेंटिटी में डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे लोन्स भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा भी गवर्न होते हैं, इंडिविजुअल्स के लोन हैं वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। और एक प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर मेरी दुकान है, मैंने उस शॉप के नाम पे लोन लिया है, और अगर मेरी शॉप का रेवेन्यू इतना नहीं होता कि मैं लोन नहीं चुका सकती, तो मैं कल अपना मुझे पर्सनल सामान बेच के भी वो लोन का पैसा पूरा करूंगी, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। अगर चाहे मेरी शॉप के नाम पे लोन है, मेरे नाम पे लोन है, मुझे अपना पर्सनल सामान गिरवी रख के भी वो लोन पूरा करना पड़ेगा, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है एक प्रोप्राइटर की। फिर अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने अगर लोन लेना है, वो भी एक बैंक से लोन ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर्स हैं दो, मान लो एड्यूटैप एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर्स हैं, तो इनका आपस का जो रिलेशनशिप है उसे गवर्न करेगी उनकी पार्टनरशिप डीड। जो ये पार्टनरशिप फर्म है, इसका आउटसाइडर्स के साथ कोई डीलिंग होता है, तो वो किससे गवर्न होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा गवर्न होगा। अब एक पार्टनरशिप जो है ये भी अपने पार्टनर से डिस्टिंक्ट नहीं होती है, यानी कि इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है जिंक पार्टनरशिप फर्म नाम का, इसमें अगर लॉस हो जाता है, तो मैं और मान लो मेरे हम दो पार्टनर्स हैं, हम दोनों पार्टनर्स इस लॉस को पूरा करेंगे, चाहे हमें अपनी पर्सनल एसेट्स ही क्यों ना बेचनी पड़े। तो यहाँ पे मेरे में और मेरे पार्टनरशिप फर्म में भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा लीगली, मेरी पर्सनल एसेट्स भी बेची जा सकती हैं। वैसे एक पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और जो भी एक पार्टनर काम करेगा वो फर्म को भी बाइंड करेगा अपने को। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की तरफ से कोई डिसीजन ले रही हूँ अपने पार्टनरशिप फर्म की तरफ से, तो मेरा पार्टनर और मेरा पार्टनरशिप फर्म उसके लिए बाइंड होगा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के साथ एक बैंक डील करता है, तो बैंक बोलेगा कि तुम्हारा रजिस्टर्ड होना चाहिए जो तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है, चाहे पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोल रहा रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन जब बैंक डील करेगा, बैंक लोन देना चाहेगा, तो वो पूछेगा कि दिखाओ अपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, तुम्हारी पार्टनरशिप डीड दिखाओ क्या है। मान लो अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक तो मैं हूँ मेघा, और दूसरा जो मेरा पार्टनर है वो एक कंपनी है, एक कंपनी मेरी पार्टनर बनी हुई है। अगर ऐसा मेरा पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा, तभी बैंक मेरे पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करेगा। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर बात करें, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है। इनके साथ जो लोन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को ना दो स्कूल ऑफ थॉट गवर्न करते हैं, दया भाग लॉ। दया भाग टाइप के एचयूएफ कहाँ बनते हैं? बंगाल और पुराना जब बंगाल प्रोविंस था, बंगाल पहले बहुत बड़ा होता था, फिर उसको 1905 के अंदर डिवाइड कर दिया गया था बंगाल को, तो वो वाला जो पुराना बंगाल है वो दया भाग लॉ के अंडर एचयूएफ चलता है। जो बाकी का इंडिया है वहां पे मिताक्षरा लॉ चलता है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो एक बैंक जब एक एचयूएफ के साथ डील करेगा लोन देते समय, वो पूछेगा आपका कर्ता कौन है, और कर्ता ही अपनी फैमिली की तरफ से सारी डीलिंग्स करेगा लोन को लेके। जो अकाउंट ओपन करते समय बैंक अकाउंट ओपन होगा एचयूएफ की तरफ से, तब सारे के सारे मेंबर्स एप्लीकेशन को साइन करेंगे,
ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू बी अ बोरोवर? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मैरिड वुमेन, पर्दानशीन वुमेन. तो मैरिड वुमेन तो ये बड़ा प्रिमिटिव सोच है. पर्दानशीन वुमेन ये भी आंसर नहीं होगा. किसको अलाउड नहीं है? माइनर को और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को बोरोवर होना अलाउड नहीं है. तो आंसर क्या है? 1 और 2. अगला है कंपनीज. कंपनीज जो हैं उन्हें कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013. सारी की सारी जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर और गवर्न होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. एक पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर होंगे. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे. प्राइवेट कंपनी में मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं. पब्लिक कंपनी में जितने अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं. इवन एक टाइप ऑफ कैटेगरी है 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही मेंबर होता है, कंपनी में एक ही डायरेक्टर होता है. अब एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर ऑफ कंपनी होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसे चेंज करना काफी डिफिकल्ट है. ये बताता है कि कंपनी का परमिटेड रेंज ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी किस प्रकार के बिजनेसेस कर सकती है. इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट में कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी क्यों बनाई गई है, इसके मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी है, इसमें किस प्रकार के शेयर्स इशू किए जाएंगे, ये सारी चीजें मेंबर ऑफ एसोसिएशन में दी जाती हैं. और इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इसका सबॉर्डिनेट. मेंबर ऑफ एसोसिएशन का एक निचले स्तर का डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसमें ये ज़्यादा इलेबोरेट होता है, इसको चेंज करना भी आसान होता है. इसमें लिखा होता है कि रूल्स और रेगुलेशन क्या है, कंपनी को मैनेज कैसे किया जाएगा, किस ऑफिसर के पास क्या पावर है, डायरेक्टर्स के नाम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम क्या है, शेयर होल्डर की मीटिंग कैसे होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, किसके पास क्या पावर है. मतलब जो छोटी छोटी चीजें जो चेंज हो सकती हैं. अब आज कंपनी का डायरेक्टर कोई और है, कल कोई और होगा, तो वो चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं हो सकती क्योंकि इसे जल्दी जल्दी चेंज नहीं किया जाता. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है. तीसरा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखी होती है वो डेट होती है जिससे हम मानते हैं कि हाँ इस दिन कंपनी का जन्म हो गया है, यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई है. ये डेट कहाँ पे लिखी होती है? मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. अब एक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर. एक कंपनी, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल है, एक अपना बिजनेस तब तक नहीं कमेंस कर सकती, बोरोइंग तब तक नहीं कर सकती जब तक कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म ना फाइल किया गया हो by a director with the registrar that every subscriber to the memorandum of association has paid the value of shares agreed to be taken by him. एक कंपनी जो भी नई नई खुली है, उसने अपना बिजनेस तब तक नहीं स्टार्ट करना, तब तक वो बोरो नहीं कर देती जब तक वो वहाँ का एक डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं साइन कर देता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कि देखो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मेमोरेंडम के, जितना जितना उन्होंने बोला था वो जितने का शेयर्स खरीदेंगे उन्होंने खरीद लिया है, और द कंपनी हैज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस. उसने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया हो तभी वो बोरोइंग कर सकते हैं. ठीक है. कॉमन सील होता है कंपनी का साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी. कॉमन सील क्या है? अब एक कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती, तो कंपनी का सिग्नेचर क्या होता है? उनका कॉमन सील, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर है ना कंपनी सेक्रेटरी. इसके अलावा और कौन लोन ले सकता है बैंक से? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कौन सी होती हैं? जो किसी स्टैट्यूट के अंडर बनी है, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनी है. तो एसबीआई बैंक किसके अंडर बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955. नेशनलाइज बैंक्स के लिए कौन से एक्ट आए थे? बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970-80. तो जब किसी ऐसी एंटिटी के साथ आप डील करते हो जो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तब आप क्या देखोगे? जिस एक्ट से वो गवर्न होते हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली आप बोरोइंग करते हो. अभी तक हमने क्या देखा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, कंपनीज एक्ट था. इनके साथ कैसे होगा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के साथ उन जिस एक्ट के तहत बनी है उस बोरोइंग को गवर्न करेंगे. ठीक है. इंडिविजुअल बोरोअर्स आर गवर्नड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट. तो दे आर गवर्नड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, गवर्नड बाय द एक्ट ऑफ 2008। इसमें भी इंडिविजुअल वो पार्टनर नहीं बन सकता जो अनसाउंड माइंड का हो, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हो, वो लोग एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते हैं। इसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, किसी की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, लेकिन एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो बैंक जब एक एलएलपी के साथ डील करेगा तो वो क्या देखेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेगा, पैन कार्ड देखेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, एलएलपी अग्रीमेंट, ये सारी चीजें देखेगा एलएलपी के साथ डील करते हुए। अब एक बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, किसी भी प्रकार के कस्टमर हो सकते हैं जिनकी डिटेल हमने देखी है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फंड बेस्ड होती है जिनमें डिसबर्सल होता है मनी का, जिसमें मनी बैंक के तरफ से जाती है। जब आप एज अ बैंक किसी को लोन देते हो तब आप उसे पैसा दे रहे हो, वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट देना, कैश क्रेडिट देना, डिमांड लोन देना, बिल फाइनेंसिंग करना। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या होती हैं? जिसमें आप पैसा नहीं दे रहे हो, किसी प्रकार की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। इसमें आप गारंटी देते हो कि अगर ये सामने वाला पर्सन पैसे नहीं देगा तब हम देंगे। ये वाली जो फैसिलिटीज हैं, जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, इन्हें नॉन फंड बेस्ड बोलते हैं, जिसमें डिसबर्सल ऑफ मनी नहीं हो रहा है, वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं। तो एक जो बैंक का पोर्टफोलियो होगा वो कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे काफ़ी बार डिवाइड होता है कि एक रिटेल लोन्स होंगे, कमर्शियल लोन्स होंगे। रिटेल लोन्स होते हैं जैसे मुझे अगर आपका बैंक लोन दे रहा है, इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल मुझे लोन दे रहा है कि मुझे नई कार खरीदनी है, मुझे लोन चाहिए, मुझे घर खरीदना है, मुझे फर्दर स्टडीज़ करनी है, या मैं क्रेडिट कार्ड ले रही हूँ, क्रेडिट कार्ड, तो ये सारी फैसिलिटीज़ रिटेल लोन की कैटेगरी में आएगी। जब आप एक कंपनी से डील कर रहे हो, जब आप किसी को बिजनेसेस के लिए लोन दे रहे हो, वो कमर्शियल लोन्स रहते हैं आपके। कमर्शियल लोन्स में बेसिकली आपके टर्म लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं। टर्म लोन्स होते हैं जब एक कंपनी को या किसी बिजनेस को अपने फिक्स्ड चीज, फिक्स्ड एसेट के लिए लोन चाहिए। अगर मेरी कंपनी है, वो एक बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन लेती है। बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। एक बार मैंने बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये बिल्डिंग मुझे सालों तक कमा के देगी, ये मेरी फिक्स्ड एसेट है, ये मैं बेचूंगी नहीं जल्दी जल्दी। ये इसके लिए अगर मेरे को लोन चाहिए, मैं टर्म लोन लूंगी। फिर जो मेरा बिजनेस है उसको चलाने के लिए जो रोज का खर्चा है, रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस पे करी लोगों को, बिजली के बिल पे किए, ये मेरा वर्किंग कैपिटल का लोन है। इसके लिए ये मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए अगर मैं लोन लेती हूँ तो वर्किंग कैपिटल लोन होता है। इनको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। तो वर्किंग कैपिटल होती है वो पैसा जो, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है मेरी कंपनी, कुछ बनाती है, तो डे टू डे के जो मेरे खर्चे हैं, अगर मेरी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, क्लोथ्स बनाने की मेरी फैक्ट्री है, तो मुझे पहले धागे, सुइयाँ खरीदनी पड़ेंगी, और मुझे फिर लोगों को रखना पड़ेगा, उन्हें वेजेस देनी पड़ेगी। फिर मेरा रोज़ का मशीन चलाने के लिए कोई डीजल लग रहा है, कोई मेरे टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ रही है, सामान आ रहा है, जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का पे है। और ये जो मेरा रोज का खर्चा है, रोज का मेरा जो खर्चा है, उस पे जो भी खर्चा हो रहा है, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है मेरी। कोई भी प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी खर्चा है, वो सारा मेरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हुआ? अब मैंने मेरे पास कैश था, मैंने अपनी कपड़ा फैक्ट्री के लिए सामान खरीदा, मैंने कपड़े खरीदे और मेरे सुई, धागे वगैरह सब कुछ खरीदा, और मैंने, मेरे पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया मेरे पास। मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने इसको यूज़ करके प्रोडक्शन करनी शुरू करी, प्रोडक्शन करी, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर प्रोडक्शन होगी, मेरे पास कपड़े बन गए, शर्ट पैंट्स जो भी मैंने बेचना है बन गए। अब ये मेरे हो गए फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को जब मैं बेचूंगी, या तो मैं कैश पे बेसिस पे बेचूंगी कि पैसे आपने बेचे, आपने मुझे सामान दिया, आपने सामान खरीदा। दूसरा, आपने मेरे से क्रेडिट पे सामान खरीद लिया, कि आपने मेरे से कपड़ा तो अभी ले लिया और आपने बोला कि जब मैं 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे मैं तब आपको पैसे दे दूंगी। तो ये मैंने कैसे पेमेंट करी, ये मैंने कैसे क्रेडिट सेल्स किया आपको। अब या तो मेरे पास डायरेक्टली कैश आ गया फिनिश गुड से, या फिर आपको मैंने बिल दे दिया कि ठीक है आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, फिर मैं आपसे वो पैसे कलेक्ट करूंगी, फिर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा साइकिल है कि कैश घूम के दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो गया, ये जो मेरा साइकिल है, ये मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है।
सारी मेरी वर्किंग कैपिटल थी, जो मेरे पास कैश था उसे मैंने डाला वर्किंग कैपिटल के लिए, इसको यूज किया और घूम के वो फिर से मेरे हाथ में कैश बन के आ गया, मे बी विद प्रॉफिट मे बी विदाउट प्रॉफिट। ये कितना टाइम लग रहा है मुझे, एक बार मेरे पास कैश था, फिर मैंने बनाया, फिर बेचा, घूम फिर, इसमें कितना टाइम लगा, वो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये मेरा मान लो 30 डेज का है या 60 डेज का भी हो सकता है। मान लो मेरा एक वर्किंग कैपिटल 60 डेज का है, वर्किंग कैपिटल साइकिल 60 डेज का है, तो हम कैलकुलेशन कीजिए 365 नहीं 360 लेंगे। एक साल में मेरे कितने साइकिल हो गए फिर, 6 साइकिल हो गए, है ना। 60 डेज का एक साइकिल है, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरा 6 साइकिल्स होते हैं साल में। 6 बार ऐसा होता है कि मेरा कैश आया कन्वर्ट हुआ, कैश आया कन्वर्ट हुआ। ये मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, या मेरी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती है। अगर मैं मान लो वूलन क्लोथ्स का काम करती हूँ, अगर मैं वूलन क्लोथ्स बेचने का काम करती हूँ, तो सर्दियों में मेरी कमाई ज़्यादा होगी, मेरा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा छोटा होगा, बने बिक गए, बन गए बिक गए। लेकिन अगर मैं समर्स में बना रही हूँ अपने कपड़े वही वूलन वाले, तो उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होगा, क्योंकि अब बने हैं, सर्दियाँ आएंगी, बिकेंगे, पैसा आएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है, कभी आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है। जैसे जब कोविड आया था, तो मास्क की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई थी, टेम्परेचर वगैरह, वो ऑक्सीजन चेक करना, तब वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना कम हो गया होगा। अब कोई मास्क नहीं पहन रहा, अब तो कोई रेयर, दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ लोग पहन रहे हैं, तो उस हिसाब से फ्लक्चुएटिंग नेचर है इस चीज़ का। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। जो पैसा आपका करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है, वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स कौन सी होती है, जो आपकी एक साल के अंदर अंदर आपको कैश में कन्वर्ट करनी होती है। आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हो, अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रही हूँ कि मुझे इसको बेचना है, मेरे जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो मेरा शॉर्ट टर्म की एसेट है, कि मैं इसको, इस पे पैसा इन्वेस्टेड है मेरा, एक साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट होगा। जो मैं आपको उधार पे सामान बेचती हूँ, आपको मैं क्या देती हूँ, उसके बदले में बिल देती हूँ, इस बिल के अगेंस्ट आप मुझे पैसा देंगे, आप मेरे डेटर बन गए, आप मेरी एसेट बन गए, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसे आपसे लेने हैं, तो ये मेरी करंट एसेट होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, जो एक साल के अंदर अंदर चुकानी होती है। अगर मैंने आपसे पैसा उधार लिया है, जो मैंने बोला है कि मैं आपको 6 महीने में वापस करूंगी, एक साल से कम का टाइम है 6 महीने, तो ये मेरी करंट लाइबिलिटी है, मुझे आपको पे करना है। तो जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं टोटल, वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, जिसमें आपके डेटर्स आते हैं, आपका जो इन्वेंट्री, माल, स्टॉक वगैरह पड़ा है, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, कैश में जो सामान पड़ा है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सारे मेरे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हो, ये आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है। अगर तो आपकी करंट एसेट्स है मान लो 1 लाख रुपए की, और आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 60,000 की, तो इनको आपस में माइनस कर लो, तो 40,000 क्या है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। तो जबकि वर्किंग कैपिटल है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ा रहना चाहिए, बहुत कम भी नहीं पड़ा रहना चाहिए। मान लो मेरे बिजनेस में हर महीने मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मेरे पास कितने पड़े हैं, 10 लाख। 8 लाख क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। जबरदस्ती मैंने अगर 10 लाख का लोन ले लिया, 2 लाख की जगह वर्किंग कैपिटल अरेंज कर ली, तो ये आइडल पड़ा है 8 लाख रुपए। और अगर मेरे को जरूरत पड़ती है 2 लाख की, मेरे पास सिर्फ 1,80,000 है, तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो दोनों ही चीजें ज्यादा होना गलत है। कम वर्किंग कैपिटल है, रिस्क ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। यूज मैं 2 लाख कर रही हूँ, 8 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, यही जो 8 लाख मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकती थी आइडल पड़ा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन में क्या डिफरेंस है। वर्किंग कैपिटल लोन में क्या डिफरेंस है, टर्म लोन में लेती हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, एक फिक्स्ड अमाउंट है, मुझे एक मशीन अगर खरीदनी है और मैंने 5 लाख का लोन ले लिया, मैंने 5 लाख का लोन ले लिया एक मशीन खरीदने के लिए। अब जैसे जैसे मेरी इंस्टॉलमेंट बंद जाएगी कि हर महीने मुझे 50,000 की किस्त भरनी है, मुझे मशीन लेने के लिए लॉन्ग टर्म मैंने लोन ले लिया कि अगले 3 साल तक मैं ये लोन का पैसा वापस करती रहूंगी, ये मेरा टर्म लोन है। मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए टर्म लोन ज़्यादातर लेती हूँ। ये 5 लाख या तो मेरे को एक साथ बैंक दे देगा, या मैं बोलूँगी कि आप मेरे को एक साथ 5 लाख ना दो, मुझे 2.5-2.5 लाख की 2 किस्तों में दे दो। ये मेरा टर्म लोन हो गया, ये विद इन एक फिक्स्ड पीरियड रीपे होता है। ठीक है, जो मैं वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेती हूँ,
जो मैं वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेती हूँ ये टिपिकली 1 ईयर के लिए होता है, और मोस्टली रियलिटी में क्या होता है, ये एक रनिंग अकाउंट होता है कि मुझे पता है मेरे बैंक ने मुझे वर्किंग कैपिटल लोन की लिमिट दे दी 2 लाख रुपए की, कि जब मैं मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने 2 लाख में से पैसे निकाल लिए, जब मेरे पास आए मैंने वापस कर दिए। तो रनिंग अकाउंट एक चलता रहता है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। वैसे तो ये शॉर्ट टर्म नेचर का है, लेकिन लंबे समय तक ये अरेंजमेंट मेरी रहती है बैंक के साथ कि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने इस अकाउंट में से पैसे निकलवा लूँगी, वापस कर दूँगी। एक तरीके का रनिंग अकाउंट होता है रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल अगर मेरे को चाहिए, मुझे जो अपना रोज़ के खर्चे के लिए पैसा चाहिए बैंक से, तो वो किस प्रकार से मैं बैंक से ले सकती हूँ। एक फैसिलिटी हो सकती है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होगा, बैंक मुझे बोलेगा एक न्यू अकाउंट ओपन करो, उसमें एक मुझे वो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देंगे, जितना मुझे पैसा चाहिए होगा। मुझे उन्होंने मान लो 3 लाख की क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर दी इस कैश क्रेडिट के अंदर, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें से निकलवा दूंगी, इसमें डाल दूंगी। ज़्यादातर ये डेबिट में ही रहता है इसका बैलेंस, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से पैसा विड्रॉ होता है जब मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा आया, मैंने कमाया सामान बेच के, तो मैंने इसमें डाल दिया। ओवरड्राफ्ट में ना कोई नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैश क्रेडिट में अलग से नया अकाउंट खोलना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट में नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। उसी अकाउंट में मान लो मेरे करंट अकाउंट में मेरे को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। जब मुझे रेगुलर पैसों की जरूरत होती है तब मैं कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लूंगी अपने बिजनेस में। जब मुझे कभी कभार जरूरत पड़ती है तब मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लूंगी। ओवरड्राफ्ट तो आम जनता भी यूज कर लेती है, कैश क्रेडिट बिजनेसेस ही यूज करते हैं। ओके और कई बार काफी बार मेरा जो स्टॉक होगा उसे हाइपोथिकेशन के अंदर रखा जाता है कि अगर कल मैं कैश क्रेडिट का पैसा वापस नहीं करती तो मेरा माल जब्त कर लिया जाएगा। ओके और ये कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में क्या होगा कि मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन किया है। इम्प्लाइड क्या होगा कि मेरे अकाउंट में करंट अकाउंट में 10,000 थे, मैंने कितने विड्रॉ कर लिए 12,000, तो ये इम्प्लाइड है कि ये 2,000 मेरे को बैंक ने क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया है। कल मैं मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं ये 2,000 वापस करूंगी, मेरी तो कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और बैंक अपनी तरफ से बिना आपको नोटिस दिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, और आपके जितने भी ओवरड्राफ्ट में आप विड्रॉल करते हो, मान लो मुझे 50,000 की ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी नहीं है, एक दिन मैंने 5,000 विड्रॉ कर लिए ओवरड्राफ्ट में से, एक दिन मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिए, एक दिन मैंने 2,000 विड्रॉ कर लिए, तो टोटल ये 17,000 को एक डेट माना जाएगा। इसे अलग डेट, इसे अलग डेट ऐसा नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट में जितने भी एक्स्ट्रा विड्रॉ करवाती हूँ उस टोटल को एक डेट माना जाता है। तो ये तरीका है मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करने का कि या तो मैं कैश क्रेडिट ले लूंगी या तो मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लूंगी। एक तरीका होता है फाइनेंस करवाने का, बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस में क्या कैसे होता है, मान लो कि मेरा एक बिजनेस है और मैं क्रेडिट पे सामान भेजती हूँ। ठीक है, मान लो ये है अंबानी और ये है टाटा। तो टाटा ने अंबानी को कुछ सामान बेचा, तो अंबानी कहता मैं तेरे को 2 महीने बाद पे करूंगा, 2 महीने बाद पे करूंगा, आईपीएल होने दो, मुंबई इंडियंस जीत जाए, मेरे पास पैसा आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो अंबानी इसे पैसा अभी नहीं दे रहा, तो टाटा इसको एक बिल बना के देगा, अंबानी एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 महीने बाद अंबानी टाटा को पैसे दे देगा, मान लो 50 करोड़ का बिल था, 50 करोड़ 2 महीने बाद दे देगा। अब टाटा को जरूरत है अभी पैसे की, तो वो इस बिल को यूज करके कैसे पैसा जनरेट कर सकता है, वो बिल फाइनेंसिंग में आता है। तो इसमें बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेज, एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन, मल्टीपल तरीके हैं जिन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे टाटा जी और ये है अंबानी। ओके, अब अंबानी ने टाटा से कुछ सामान खरीदा, फिर बिल बना। ठीक है, अब टाटा बोलता कि मेरे को अभी पैसों की जरूरत है। टाटा गया अपने बैंक के पास और बैंक के पास उसने बिल दिखाया कि देखो इस बिल के अगेंस्ट मेरे को फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं 2 महीने बाद, अभी आप मेरे को बिल डिस्काउंट कर दो। तो ये 50 करोड़ का बिल बैंक को दिखाएगा। इसके बदले में बैंक अपना मान लो इसमें से 5 लाख रुपए बिल डिस्काउंटिंग के चार्जेस काटेगा, बाकी के जो पैसे हैं, ठीक है, 49 करोड़ एंड 95 लाख रुपीज वो इसे दे देगा टाटा को। और जब टाटा को 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे तब ये 50 करोड़ रुपए बैंक को अपने वापस कर देगा। जब भी अंबानी पे कर देगा तो टाटा आगे पे कर देगा। तो ये वाली फैसिलिटी हमारी हुई बैंक डिस्काउंटिंग की। दूसरी फैसिलिटी में बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बैंक
बिल परचेजिंग में क्या होगा, टाटा वो 50 करोड़ का बिल बैंक को बेच देगा, उसे पकड़ा देगा, और उसके बदले में बैंक उसको जितना भी है अपना थोड़ा बहुत चार्जेस काट के पैसे टाटा को दे देगा। कल जब अंबानी ने पे करना है वो सीधा बैंक को पे कर देगा, क्योंकि अब वो बिल परचेज ही बैंक ने कर दिया। बिल डिस्काउंट में क्या था, टाटा को पैसे मिलते वो बैंक को पे करता, बिल परचेज में क्या है, टाटा ने पे कर ही दिया, अंबानी सीधा बैंक को करेगा, क्योंकि टाटा ने तो बिल बेच दिया। तीसरा है हमारे पास एडवांसेस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होगा, अब ये तो पहली में क्या हुआ, एक एक बिल की एग्जांपल दी। अब मान लो कि ये जो टाटा और अंबानी का रेगुलर चलता है क्रेडिट पे सामान बेचना, तो ऐसे टाटा के पास 50 बिल पड़े हैं जिनकी वैल्यू 200 करोड़ तक की है। तो अंबानी के पास से 200 करोड़ उसने लेने हैं अगले 2-3 महीने में, अलग अलग बिल्स पड़े हैं, हो सकता है अलग अलग जगहों से बहुत सारे बिल्स टाटा के पास पड़े हैं। टाटा का पैसा तो बिल्स में फंसा है, वो क्या करेगा, ये सारे के सारे बिल ले जाके अपने बैंक को दे देगा, बैंक इसके बदले में टाटा को एडवांस मनी दे देगा। जब इन बिल्स 200 करोड़ के बिल्स का पेमेंट आएगा तो फिर बैंक के पैसे टाटा वापस कर देगा। बिल डिस्काउंटिंग बिल परचेज में एक एक बिल की बात थी, इसमें क्या है, जितने भी बिल्स हैं जिनसे पैसा कलेक्ट होना है उनके अगेंस्ट एडवांस ले लेंगे टाटा, तो ये आपका एडवांसेस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन है। फिर है ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस में क्या होगा, ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस में अंबानी का बैंक आ जाएगा। अंबानी क्या है, ड्रॉई, जिसने बिल एक्सेप्ट किया। जैसे ही अंबानी ने सामान खरीदा टाटा से, टाटा ने बिल दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अंबानी उसी टाइम जाके अपने बैंक को बताएगा कि देखो मैंने ये सामान खरीदा है, इसके अगेंस्ट ये है 50 करोड़ का बिल। इसमें जो ड्रॉई का बैंक है, अंबानी का बैंक है, ये उसी टाइम टाटा को पेमेंट कर देगा। ठीक है, जब अंबानी के पास पैसे आएंगे अंबानी अपने बैंक को पे कर देगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, अभी तक क्या था, टाटा का बैंक इन्वॉल्व था। ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस के अंदर क्या होगा, ड्रॉई अंबानी का बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे ही उधार पे अंबानी ने सामान खरीदा, बिल जनरेट हुआ, वो बिल के लिए पेमेंट कौन कर देगा, उसी टाइम पे अंबानी का बैंक पे कर देगा 50 करोड़ रुपए। बाद में अंबानी जो है वो पेमेंट कर देगा अपने बैंक को, और इस सर्विस के लिए ऑब्वियसली अंबानी का बैंक कुछ पैसे चार्ज करेगा। तो ये क्या है आपका ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। ठीक है, बिल को एक्सेप्टेंस में क्या होगा कि आपका बैंक भी बिल एक्सेप्ट करेगा। उससे क्या होगा, एक तरीके से टाटा को गारंटी मिल जाएगी कि अंबानी नहीं भी पे करे, इसकी टीम हार भी गई आईपीएल में, पैसा नहीं भी आया, तो फिर एक तरीके की गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, को एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, बैंक भी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो पेमेंट की गारंटी हो जाएगी। लेकिन वो एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी हो जाती है। तो एक बिल को यूज करके कितना सारा पैसा जनरेट हो सकता है, इस तरीके से भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में मैंने आपको बताया कोई भी इमीडिएट फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होता है। बैंक ज्यादातर एक कंटिजेंसी के लिए रिस्क लेता है कि अगर उसने पे नहीं किया तो मैं उस रिस्क को अपने सिर पे लेता हूं। उसके लिए बैंक ऑब्वियसली फीस चार्ज करता है। बैंक गारंटी भी देता है कई बार कि अगर ये मेरा क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। तो ये बैंक गारंटी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर कवर होती है। जो बैंक गारंटी दे रहा है वो क्या होगा, श्योरिटी। ठीक है, जिस पर्सन के डिफॉल्ट पे बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, जो बैंक का क्लाइंट होगा वो प्रिंसिपल डेटर होगा। जिसको आगे हम गारंटी दे रहे हैं कि तेरा पैसा नहीं मरता, वो होगा क्रेडिटर। ठीक है, प्रिंसिपल क्रेडिटर होगा। तो इस केस में अगर अंबानी का बैंक अगर गारंटी देता है तो वो श्योरिटी हो जाएगा, अंबानी हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर, टाटा हो जाएगा क्रेडिटर जिसको गारंटी दी जा रही है कि तेरा पैसा नहीं मरता है। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज में लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग फैसिलिटी, क्रेडिट गारंटी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज में आती है, जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आइडिया दे देती हूँ, मान लो शाहरुख खान कहाँ पे रहता है, इंडिया में। ठीक है, और टॉम क्रूज कहाँ पे रहता है, यूएसए में। अब शाहरुख खान ने कुछ सामान मंगवाया टॉम क्रूज से, इंडिया में सामान मंगवाया, और उसने बोला कि मेरे पास एक बार सामान आ जाए, मैं चेक करके फिर तुझे पेमेंट दूंगा। ठीक है, अब टॉम क्रूज कहता मुझे तो विश्वास नहीं, तुम पेमेंट करो ना करो, मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। तो शाहरुख खान जाएगा अपने बैंक के पास, शाहरुख खान का बैंक
एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा, या टॉम क्रूज को या टॉम क्रूज के बैंक को भेजेगा कि इस पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस की मैं गारंटी देता हूँ, कल कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है जो स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल गारंटी में तो 3 लोग हैं, श्योरिटी है, डेटर है, क्रेडिटर है। लेटर ऑफ क्रेडिट में नेगोशिएटिंग बैंक होगा, शाहरुख खान का बैंक, टॉम क्रूज का बैंक, मिडिल बैंक, बहुत सारा इसमें तामझाम रहता है। अंडर राइटिंग फैसिलिटी शेयर्स को लेके बैंक प्रोवाइड करता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू किसी एसेट पे डिपेंड करती है। मान लो एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में पैसा मैंने लगाया, तो जो इस डेरिवेटिव, इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसी सारी फैसिलिटीज भी एक बैंक प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज की। जब आपने लोन देना है, आप बैंक हो, आप बैंक में काम करते हैं, आपको पता है कितने लोग लोन लेने आते हैं, लेकिन आप ऐसी तो लोन नहीं दे लेते हैं, आप क्रेडिट अप्रेजल करते हैं। ये एक प्रोसेस है कि आप बोरोअर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हो कि क्या वो आपका पैसा वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच लेंडर असेसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर। तो इसमें आप देखते हो कि इनकम कितनी है। अगर मैं आपसे लोन लेने आती हूँ आपके बैंक से, आप देखोगे मेरी इनकम कितनी है, मेरे घर में मेरे डिपेंडेंट कितने हैं, मेरा मंथली खर्चा कितना है, क्या मेरी रीपेइंग कैपेसिटी है, क्या मैंने कहीं और लोन ले रखे हैं, मेरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक करोगे, मुझे कितने साल हो गए काम करते हुए, मेरी क्रेडिट रेटिंग चेक करोगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से मेरा इंफॉर्मेशन मंगवाओगे। तो इस तरीके से आप चेक करते हो कि मेरा जो आपसे पैसे लेने का प्रपोजल है उसको रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है। तो ये सारी चीजें आप क्रेडिट अप्रेजल में करते हो। तो क्रेडिट अप्रेजल जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक एप्लीकेंट आपकी ब्रांच में आया, जब तक उसको क्रेडिट डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक आप उसका क्रेडिट अप्रेजल करते हो, ताकि आपका मिनिमम हो जाए रिस्क। आप एक ऐसे पर्सन को तो दो ही गिने ना लोन, जिसका कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, जिसकी कोई नौकरी नहीं है। तो आप पहले बोरोवर को आइडेंटिफाई करते हो, मेरी वेरिफिकेशन करोगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स लोगे। मैं अगर बिजनेस के लिए लोन ले रही हूँ, आप मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे। आप देखोगे कि मेरी क्या क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कितना एक्सपोजर बैंक कर सकता है इस एरिया का। एक बैंक का एक्सपोजर होता है एक सेक्टर में, वो मानना है कि वो 1,000 करोड़ ही देगा, तो वो चेक करेगा कि बैंकिंग एक्सपोजर कितना है, कितना हो सकता है, और फाइनलाइज करता है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बोरोवर के साथ। ठीक है, तो वो पहले वैलिडेशन ऑफ प्रपोजल करेगा, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देखेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। अगर फील्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि मेरे बिजनेस में जाके चेक करना है कि क्या है क्या नहीं है, वो भी कर सकता है। क्या मेरे बिजनेस के पास सारे अप्रूवल हैं, सारे लाइसेंसेज हैं। अगर मैंने एक फैक्ट्री लगाई है तो क्या उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो लाइसेंसेज हैं वो मेरे पास हैं या नहीं है, ये भी बैंक चेक करेगा। मेरी बोरो करने की कैपेसिटी कितनी है, मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये सारे कुछ चेक किया जाएगा। फिर क्रेडिट रिस्क देखा जाएगा। क्रेडिट रिस्क होता है मेरे डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी। मैं अगर बोरवर हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगी। अगर मैं डिफॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं तो मेरा क्रेडिट रिस्क बैंक का ज़्यादा है, मुझे लोन देने पे बैंक का क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा बिजनेस अच्छा काम करता है, तो क्रेडिट रिस्क कम है, डिफॉल्ट करने के चांसेस कम है। तो अब बैंक कैसे चेक करेगा क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है या नहीं? वो मेरी क्रेडिट रिपोर्ट्स देखेगा। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं एक कंपनी की तरफ से लोन लेने आई हूँ, तो वो मेरे क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा। और ये जो क्रेडिट रिस्क है ना, कई बार अचानक से भी आ जाता है, इंटरनल रीजन से भी हो सकता है। अगर एक कंपनी लोन लेने आई है और उसका जो डायरेक्टर है वो किसी स्कैंडल में, घपले में फंस जाता है, तो क्रेडिट रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर हो सकता है कि उस एरिया में वॉर शुरू हो गया, सेक्शन 144 लग गया, सब कुछ बंद कर दिया, तो वहाँ पे एक्सटर्नल रीजन से या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी क्रेडिट रिस्क बढ़ सकता है। अगर मेरी कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी घटिया है, प्रमोटर्स अच्छे नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा नहीं है, तो क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है। अगर मेरी नई कंपनी है, लेकिन मेरी नई कंपनी में अंबानी और टाटा इन्वॉल्व हैं ऑब्वियसली, तो फिर वो तो बहुत बड़ी कंपनी के लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर वो सीईओ है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट रिस्क भी कम रहता है। ठीक है, और क्रेडिट रिस्क तब भी बढ़ता है जब ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम पैसे दे दो। अब मेरी कंपनी को 5 करोड़ के लोन की ज़रूरत थी,
मुझे लोन मिला 2 करोड़ का, कम मिला, बिजनेस कैसे चलेगा, रिस्क ज्यादा है। मुझे लोन चाहिए था 5 करोड़ का, आपने मेरे को 15 करोड़ का सैंक्शन कर दिया, 10 करोड़ क्या है एक्स्ट्रा। इस 10 करोड़ पे मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, उस 10 करोड़ पे जो कहीं इन्वेस्टेड ही नहीं है, पड़ा है आइडल मनी, तो क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही। तो दोनों में ही रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें एज अ बैंकर आप लोग एक्सेस करते हैं। फिर 7 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस होता है। जब भी कोई पर्सन आपसे लोन लेने आता है, आप उसका कैरेक्टर देखते हो, ऑनेस्टी है, कोई पिछला कुछ इंसॉल्वेंसी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी है, आप देखते हो कि कैपिटल कितना है, कितना रिक्वायरमेंट है, हिस्ट्री कैसी है, क्या इनकी रीपे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, इनके पास कुछ कोलेटरल रखने के लिए है या नहीं है, कोलेटरल किस टाइप का है, क्या ये स्टॉक्स को हाइपोथिकेट करवा रहे हैं, क्या इंडिविजुअल बोरर के पास ज्वेलरी है, क्या कोलेटरल में रख रहे हैं, इस पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये कंपनी है, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्रेडिट ये टाइम पे वापस करते हैं, क्या इन कंपनी के कैश फ्लोज रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। अगर मेरी कंपनी सीजनल काम करती है तो कैश फ्लोज इरेगुलर होंगे। अगर मेरी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो पूरा साल बिकते हैं तो मेरा कैश फ्लो अच्छा होगा। मेरे बिजनेस की कंडीशंस क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसी है। अगर मेरी कंपनी ऐसी है जो सीरिया में एक्सपोर्ट्स करती है, तो सीरिया में तो वॉर चल रहा है, तो एक्सटर्नल कंडीशंस अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं बैंक के द्वारा जब क्रेडिट देना है। कितना क्रेडिट देना है ये भी आपको एक्सेस असेस करना पड़ता है। अगर एक बिजनेस को लोन देना है तो आप उसको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दोगे, रोज का जो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा होगे, जो आपको मशीनरी बिल्डिंग पे खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी लोन दे सकते हो। इंडिविजुअल को घर के लिए, व्हीकल्स के लिए, फ्रिज मशीन के लिए लोन देने हैं। इनको अलग अलग तरीके होते हैं इनको असेस करने के। कैपिटल जो है आपके बिजनेस में, फिक्स्ड कैपिटल होगी, वो पैसा जो इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी है, मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया है, मैंने बहुत बड़ी मशीन इंपोर्ट करवाई है, ये फिक्स्ड खर्चा है जो मेरा एक बारी के लिए बड़ा खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा हो गया, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में पैसे वापस होंगे, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक पैसे वापस आते रहेंगे। वर्किंग कैपिटल होता है रोज के खर्चे। इसमें हमने देखा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है और नेट वर्किंग कैपिटल होती है। अब बैंक हमें वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा देता है वो वर्किंग कैपिटल गैप का पैसा देता है। ये वो अमाउंट है, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स द बैंक वुड मेक अवेलेबल टू द बोरोवर। अब मेरे पास करंट एसेट्स हैं 1 लाख की, है ना, और मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी है, 1.5 लाख की। ये जो बीच में गैप आ गया, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल गैप है। ये गैप है जो 50,000 का, इसको कौन पूरा करेगा, बैंक पूरा करेगा। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स, इन कैलकुलेशंस में बैंक बोरिंग्स को हम बीच में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो बैंक बोरिंग्स है यही तो वर्किंग कैपिटल गैप फुलफिल करेंगी, है ना। जो ये गैप है 1 और 1.5 लाख में, ये 50,000 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे कहाँ से पैसा आएगा, पैसा आएगा बैंक बोरोइंग से पैसा आएगा। ये वर्किंग कैपिटल गैप को कम करता है हमारा, बैंक के थ्रू हम लोन लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, किस किस चीज के लिए पैसा आ सकता है। रॉ मटेरियल में पैसा लगा हुआ है, स्टॉक इन प्रोसेस है, अभी अभी आपको कपड़ा बनाना था तो अभी आपने धागों से कपड़ा बनाया है, शर्ट नहीं बनाई है, तो ये बीच में जो कपड़ा बना पड़ा है ये तो अभी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें आपका पैसा लगा पड़ा है। फिनिश गुड्स बन के, शर्ट्स बन के पड़ी हैं लेकिन अभी बिकी नहीं है, जब तक बिकेंगी नहीं पैसा नहीं आएगा, तो इसमें भी आपका पैसा फंसा पड़ा है। और आपका नट बोल्ट, छोटे मोटे खर्चे, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये आपका खर्चा है। फिर आपने उधार पे सामान बेचा, वो उधार वाला पैसा अभी आना है, ये भी आपका वर्किंग पैसा लगा हुआ है, फंसा पड़ा है अभी आपका। और भी आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये खर्चे आपके बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस के साइज पे डिपेंड करते हैं। इन सब चीज़ों में आपका वर्किंग कैपिटल लगा रहता है, ये कंपोनेंट्स हैं आपकी वर्किंग कैपिटल पे। तो आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल में देखा था ना, वर्किंग कैपिटल का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में हमेशा टाइम गैप होता है। पहले स्टॉक होगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा रॉ मटेरियल का, फिर फिनिश गुड्स बनेंगे, फिर वो डेटर्स बन जाएंगे, उनके अगेंस्ट हमें पैसा आएगा। तो हर स्टेज में डिफरेंस होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। आज हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, अगर आप चाहें आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से सेशन करें, अभी हम सिर्फ बेसिक थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हम कैलकुलेट करते होते हैं कि एक रॉ मटेरियल को कितना टाइम हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड में होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है,
उसका कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, कितने दिन लगते हैं। फिर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, के फिनिश गुड्स को कितना टाइम आप स्टोर करके रखते हो, उनका पीरियड कितना है, उनको लेके आपके सामने ये सारे फॉर्मूलाज हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि अगर एक बार आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो, उधार में सामान बेचते हो, उसे कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है। अगर मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, यानी कि जब मैंने एक बार उधार पे सामान बेचा, वो पैसा मेरे पास वापस आने में 30 दिन लगते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड होता है, अगर मैंने उधार में सामान खरीदा है तो मैं उसे वापस करने में ऑन एन एवरेज कितने दिन लेती हूँ। अगर ये एवरेज पेमेंट पीरियड 25 दिन का है, इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ उधार पे सामान खरीदती हूँ तो 25 दिन के अंदर अंदर मैं वो पैसा वापस कर देती हूँ ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो अब ये वर्किंग कैपिटल हमें कितनी किसी को देनी है। असेसमेंट के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, टर्नओवर मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड या फिर बजट मेथड। तो जो पॉसिबल है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला है टर्नओवर मेथड, बहुत सिंपल है। इस मेथड में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एमएसएमईज वगैरह के लिए ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था, जितना उनका प्रोजेक्टेड टर्नओवर होगा उसका 25% हम मानेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है साल का, कि एक साल में मैं 1 करोड़ मेरा टर्नओवर होने वाला है, तो मैं मानूंगी कि 25% यानी कि 25 लाख मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो टर्नओवर मेथड में माना जाता है कि 5% यानी कि 5 लाख मैं खुद से अरेंज करूंगी, 20 लाख जो है ये मुझे बैंक इतना लोन दे सकता है। इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है 3 महीनों का है, तो अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, माना जाएगा 25 लाख, 25% मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 5% यानी कि 5 लाख मेरा खुद से मैं अरेंज करूंगी मार्जिन, 20 लाख मुझे बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक कंपनी है, उसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 100 लाख रुपए। 100 लाख कितना हुआ, 1 करोड़। अब अकॉर्डिंग टू टर्नओवर मेथड क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मानी जाएगी 25%, दैट इज 25 लाख। मैं खुद से कितना अरेंज करूंगी, 5 लाख। बैंक कितना फाइनेंस करके देगा, 5 मैंने खुद कर लिया, बचा कितना, 20। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसान होगा। अगर आपको टर्नओवर मेथड से वर्किंग कैपिटल असेस करने के लिए बोला जाता है, आपको पता लग गया टर्नओवर कितना है, उसका 5%, उसका 25% आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बैंक आपको कितना देगा, 20% यानी कि 20 लाख रुपए। ये सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है। फिर है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम क्या करेंगे, हमारा जितना एनुअल खर्चा है, ऑपरेटिंग खर्चा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आप कैसे कैलकुलेट करते हो, 365 या इजी करने के लिए 360 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें हम उन्हीं डेटर्स को एक्सपेंसेस में लेंगे जो 180 डेज तक वाले जो आपके डेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये आपका बुक में से है, न्यूमेरिकल ये बुक में से है। एबीसी इज अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है गारमेंट। एनुअल टर्नओवर है 70 लाख का, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 60 लाख के। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में 30 दिन लगते हैं, उन्हें कन्वर्ट करने में 15 दिन लगते हैं, एवरेज होल्डिंग पीरियड है 15 दिन का, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 दिन का। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया, इन सबको ऐड कर दो कि पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में लग गए 30 दिन, फिर टाइम लग गया उनको कन्वर्ट करने में 15 दिन, फिर फिनिश गुड्स बन के फिर 15 दिन मेरे पास पड़े रहे, फिर उनको बेच के पैसा वापस आया 30 दिन में। तो मेरा एक साइकिल कब पूरा हो रहा है, 90 दिन के अंदर मेरा साइकिल पूरा हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने हो गए, 360 डिवाइडेड बाय 90। एक साइकिल 90 दिन का है, साल में 360 दिन है, तो साल में मेरे 4 साइकिल होंगे, 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे टर्नओवर से लेना देना नहीं है, क्यों, मेरा फॉर्मूला क्या है, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। मेरा एनुअल एक्सपेंस कितना है, 60 लाख का, मेरा 60 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 4 मेरे ऑपरेटिंग साइकिल हैं, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 60 डिवाइडेड बाय 4 कितनी है, 15 लाख की। ये वो क्वेश्चंस है जो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको ऐसी भटकाने के लिए 70 लाख लिख दिया। अगर यही टर्नओवर मेथड में पूछा होता
यहीं पे टर्नओवर मेथड पूछा होता तो आपका टर्नओवर कितना है साल का 70 लाख, यानी कि इसका आप 5% खुद से अरेंज करते और इसका 20% जो है आपको बैंक देता, कितना 14 लाख, अगर सिर्फ टर्नओवर मेथड। ये आपका क्या है वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है। फिर आता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। टंडन कमेटी ने 3 मेथड्स दिए थे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 3 प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ लिटरेरी पर्पस के लिए है। और जो मेथड 1 है, मेथड 2 है, इसमें ये बोला जाता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस में टंडन का पहला मेथड बोलता है कि बोरवर जो वर्किंग कैपिटल गैप पहले देखेगा कि वर्किंग कैपिटल गैप कितना है। वर्किंग कैपिटल गैप का 25% जो है, द बोरोअर मस्ट अरेंज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप एज मार्जिन, कि ये खुद से अरेंज करेगा वो। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो गैप है, वर्किंग कैपिटल का गैप है जो, ये मार्जिन जो है उसका 25% वो खुद से अरेंज करेगा। अगर मेरा वर्किंग कैपिटल गैप अगर 1 लाख का है तो 25,000 मैं खुद से अरेंज करूंगी। 75% यानी कि बाकी का बचा 75,000, ये मैक्सिमम फाइनेंस होगा जो बैंक मुझे प्रोवाइड करके देगा। इस तरीके से मेरी करंट रेशो इतनी मेंटेन रहेगी। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये मेथड यूज होता है नई यूनिट्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, सिक यूनिट्स के लिए। तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल गैप पता है, उस गैप का 25% आप अरेंज करोगे, 75% मैक्सिमम आपको बैंक अरेंज करके देगा। दूसरा मेथड क्या है, इसमें करंट रेशो 1.33:1 की मेंटेन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.7, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोअर इसमें क्या करेगा, जो टोटल करंट एसेट्स है उसका 25% खुद से अरेंज करेगा लॉन्ग टर्म फंड्स में से। जो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द बैंक फाइनेंस वुड नेवर एक्सीड 75% ऑफ द ग्रॉस करंट एसेट्स। तो जितनी आपकी ग्रॉस करंट एसेट्स हैं 25% आप खुद से अरेंज कर लोगे, पैसा जितना बनता है। अगर आपकी ग्रॉस एसेट्स हैं 1 करोड़ की करंट एसेट्स, 25 लाख आप खुद से अरेंज करोगे। मैक्सिमम 75% आपको कौन दे सकता है, बैंक दे सकता है। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं, बस याद रखना है। इसमें 25% किसका है, टोटल करंट एसेट्स का। इसमें 25% किसका है, वर्किंग कैपिटल गैप का, ठीक है। थर्ड मेथड आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो वो हम अभी नहीं देख रहे हैं। कैश बजट मेथड ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे सीजनल कैश फ्लो पैटर्न होता है, कभी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कभी कम रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आप कैश बजट बनाते हो, आप ये प्रोजेक्शन करते हो कि मुझे फ्यूचर में कितने कैश की जरूरत है। पहले क्वार्टर में मान लो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, सेकेंड क्वार्टर में मेरे को 70 लाख की ज़रूरत है, थर्ड क्वार्टर में मेरे को 60 लाख की ज़रूरत है, फोर्थ क्वार्टर में साल के मेरे को 40 लाख की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने किया है कि मेरे को सेकेंड क्वार्टर में 70 लाख की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 70 लाख होंगे इसे मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट माना जाएगा, ठीक है। ये वैसे मेथड यूज होता है जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। मैंने तो आपको 70 लाख की एग्जांपल दी है, लेकिन ज्यादातर जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो वहां पे ये मेथड यूज होता है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास पूरे मेथड होने चाहिए कैश बजट बनाने के। ये भी बहुत तरीके से बनाना पड़ता है क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मुझे फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसमें मेरी रिसीट्स कितनी होंगी, कितना मुझे पैसा आएगा, कितना मुझे पैसा जाएगा, प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनती है। कैश बजट एक स्टेटमेंट होती है कि फ्यूचर में मुझे कितने रिसीट्स आएंगे, कितना मेरा पेमेंट होगा। फ्यूचर प्रोजेक्शन होती है, उसके बेसिस पे मैं अपनी वर्किंग कैपिटल डिसाइड करती हूँ कि मुझे फ्यूचर में इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। चारों क्वार्टर में से जो सबसे ज़्यादा है उसी को मैं अपना मान के चलूंगी कि इतनी मेरे को रिक्वायरमेंट है। फिर नॉन फंड बेस्ड जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज बैंक्स, उसमें एक आती है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी कितने की देनी है ये नेचर ऑफ गारंटी पे डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है, कितने अमाउंट की गारंटी चाहिए, कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग कैसी है, हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसके हिसाब से लिमिट्स डिफाइन की जाती हैं। जैसे बैंक गारंटी कब देंगे, कस्टमर ने सेलर से कुछ सामान खरीदा, उसने बोला मैं तेरे को 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे बैंक फिर गारंटी देगा कस्टमर की तरफ से। तो गारंटी कितनी होगी ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। परमानेंट गारंटीज कई बार ली होती हैं जहां लगातार क्रेडिट पे सामान खरीदा बेचा जाता है, तो यहाँ पे फिक्स्ड बेसिस पे
गारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर मेरी यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड काम करती है, तो वहाँ पे मैं टाइम पे बिल पे करूँगी, इसकी गारंटी कौन देगा? बैंक दे देगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो परमानेंट बेसिस पे मेरी गारंटी हो जाएगी। एक्टिविटी रिलेटेड गारंटी, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड गारंटी, कितनी गारंटी होगी? डिपेंड करेगी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे। अगर एक्सपोर्ट कोटा है, ठीक है, मान लो मैं कुछ एक्सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेरी गारंटी होगी वो वैल्यू ऑफ कोटा अप्लाइड एंड अलॉटेड बेसिस पे होगी। अगर मैंने टैक्स लाइबिलिटीज को लेके गारंटी देनी है, ठीक है, मेरे बैंक ने मेरी तरफ से गारंटी देनी है, तो कितनी गारंटी देगा वो डिपेंड करेगा डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी पे, कि मेरा अगर 1 करोड़ का टैक्स पेंडिंग है, इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है मेरा टैक्स अथॉरिटीज के साथ, तो लाइबिलिटी कितनी है मेरी? 1 करोड़ की। डिस्प्यूट कितने का? 1 करोड़ का। तो बैंक गारंटी कितने बनेगी? 1 करोड़ पे, या जितना टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है उस हिसाब से मैं गारंटी देगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बाहर से कुछ कैपिटल गुड्स मंगवाने हैं, मैंने बाहर से कुछ कैपिटल गुड्स मंगवाने हैं, मैं सरकार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इस पे आप ड्यूटीज़ लगाते हो वो थोड़ी कम लगाना, इसमें भी गारंटी की जहाँ पे ज़रूरत है इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कराते हुए। यहाँ केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कितने का सामान मंगवा रहे हैं, कितनी ड्यूटी लगेगी, केस टू केस बेसिस पे होता है। अगर एडवांस पेमेंट को लेके गारंटी है, तो जितनी पेमेंट है उतनी गारंटी इन्वॉल्व होती है। तो आपको एक एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है, इसको लेके भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वो आपको एक क्वेश्चन पूछें कि एक टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें टैक्स डिमांडेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी इज 50 लाख, है ना, और जो टर्नओवर है वो इतना है, वो टर्नओवर मैटर नहीं करेगा, 50 लाख डिस्प्यूटेड है, 50 लाख की गारंटी देनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट डिसाइड करते हो, उसके लिए आप जब एक पर्सन को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो कितने अमाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो आप, ये डिपेंड करेगा कि कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। अगर मैंने कुछ बाहर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, या इंपोर्ट करना है, जब मैंने कुछ इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे भी लेटर ऑफ क्रेडिट लगेगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फिर मेरा बैंक देखेगा कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, शिपमेंट में कितना टाइम लगेगा, बेनिफिशियरी कितने टाइम के लिए टाइम मांग रहा है, सब सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और फिर एक लिमिट डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो इसको करने का भी एक सिंपल सा तरीका है। सीधा हम उससे देखते हैं, हम तामझाम में नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन से देखते हैं। मान हमने ना लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू असेस करनी कि कितना हम लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। कहते हैं प्रोजेक्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 36 लाख का, जिसमें से क्रेडिट पे हम 2400 लाख का लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ 24 करोड़ की बात हो रही है, 36 करोड़ की बात हो रही है कि रॉ मटेरियल लगेगा 36 करोड़ का, लेकिन क्रेडिट पे सिर्फ 24 करोड़ होगा। गारंटी तो क्रेडिट वाले के लिए होती है ना, जिसकी पेमेंट कर ही देनी है मैंने। अगर मैंने बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा चल रहा है, अगर मैंने पेमेंट कर ही दी, वहां पे तो लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है। जहां पे उधार का सामान मैं मंगवा रही हूँ, वहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होगा ना, तो ये 24 करोड़ के यूज होगा लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू निकालने के लिए। टाइम टेकन फॉर एडवाइजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट 10 दिन लगते हैं एडवाइस करने में, शिपमेंट ट्रांसिट में लगते हैं 20 दिन, क्रेडिट पीरियड है 30 दिन का, तो टोटल 60 डेज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितने हो गए यहाँ पे? 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 हो गए। 6 हमारे हो गए ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2400 लाख डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 4 जा 24, 400 लाख का यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल वाला कैलकुलेशन था ना, यहाँ पे भी इतने हैं जितना प्रोडक्टेड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल है ऑन क्रेडिट। ये 3600 लाख क्यों नहीं मैटर कर रहा? क्योंकि इसमें से 1200 लाख हमने पे कर दिया है, सिर्फ 2400 लाख क्रेडिट पे है। तो जो क्रेडिट पे है उसी को असेसमेंट में यूज किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वाले सामान के लिए ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है। ठीक है, फिर टर्म लोन के लिए जब असेसमेंट करनी है, तब आप देखोगे कि किस एस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन, रैशनलाइज, किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी असेसमेंट होती है। ठीक है, जो आपका वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी होती है ना, उसका पैसा आप कहाँ से पे करते हो? अगर मैंने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, उसका पैसा मैं कहाँ से पे करूंगी? जो मेरी सेल्स होती जाएगी पैसा जाता जाएगा।
लेकिन टर्म लोन के अंदर लॉन्ग टर्म का लोन होता है, रिस्क ज़्यादा होता है और मल्टीपल चीज़ों को हम देखते हैं असेसमेंट करते हुए। तो लॉन्ग टर्म में आप बैंक को बताते हो, अगर मुझे लोन लेना है मैं बताऊंगी कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है और यहाँ यहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, मुझे तुमसे इतना पैसा चाहिए, इतना मैं लैंड एक्विजिशन का पैसा शेयर कैपिटल से ले सकती हूँ, साइड डेवलपमेंट का मैं रिजर्व सरप्लस मेरे पास पड़े हैं उससे ले लूँगी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए मेरे को सब्सिडी मिल जाएगी, मिसलेनियस एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल फिटिंग के लिए टर्म लोन आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्रीलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव के लिए अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट आते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं लोन लेने के, पैसा उठाने के। एक उनमें से तरीका होता है बैंक से लोन लेना। बैंक से लोन लेने के अलावा शेयर्स बेचना, रिजर्व सरप्लस यूज करना, सरकार से सब्सिडी लेना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, मल्टीपल तरीके। तो ये सारा कुछ बैंक को दिखाना पड़ता है कि ये पैसा तो हमारे पास यहाँ से आया हुआ है, हमें तुमसे लोन चाहिए। तो लोन की लिमिट डिसाइड करते हुए लैंड साइड देखी जाएगी, देखा जाएगा कि बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कहाँ से आ रही है, किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, क्या इनके पास टेक्निकल नो हाउ है, कंटिजेंसी अगर हो तो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं लोन लेते हुए, ठीक है। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोन देते हुए, सारी मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं। तो जब आप टर्म लोन की असेसमेंट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी की आप असेस करते हो, फिर आप लोन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो आप हमेशा चेक करते हो कि जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं उसकी वायबिलिटी है, उसका कुछ फ्यूचर में हो भी सकता है या नहीं। और एक आप चेक करते हो एज अ बैंक डेट सर्विस कवरेज रेशो, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको न्यूमेरिकल का सेशन चाहिए अलग से, ठीक है। तो आपका लोन का पैसा बैंक का वापस कहाँ से आएगा, आप लोन दे रहे हो तो पैसा वापस कहाँ से आएगा, फ्यूचर अर्निंग से। फ्यूचर अर्निंग से आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या इनके पास हैसियत है वो पैसा वापस करने की, तो आप उसमें डेट सर्विस कवरेज रेशो कैलकुलेट करके भी चेक करते हो, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अ टर्म लोन इज ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स के लिए लोन ले सकते हो, ठीक है। अ क्रेडिट रिस्क इज लोअर इन द केस ऑफ टर्म लोन देन इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल, नहीं, टर्म लोन लंबे समय के लिए होता है, ज्यादा रिस्क होता है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है और हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन्स कम फ्रॉम फ्यूचर अर्निंग्स, ऑब्वियसली फ्यूचर में पैसा कमाएंगे उसी से टर्म लोन वापस करेंगे, तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मैरिड वुमेन्स लोन हैज टू बी रीपेड बाय हर हस्बैंड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिड वुमेन ने लोन लिया तो उसके हस्बैंड का कुछ लेना देना नहीं होगा जब तक कि वो जॉइंट को बोरोवर नहीं होगा। अ माइनर कैन बोरो ओनली फॉर परचेजिंग नेसेसिटीज, यस। डीलिंग विद सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस। हमें करेक्ट पूछा है, आंसर इज 2 and 3। अब होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला होमवर्क क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच लेंडर असेसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। अगला क्वेश्चन है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर पार्टनरशिप डीड। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक और क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन होता है कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता है, वो बिजनेस चलता ही चलता रहेगा। इस मुझे किसका नहीं है परपेचुअल सक्सेशन, तो इसका आंसर भी आप हमें देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सारे वीडियोस जो हैं पीपीबी के, INFS, AFM सारे चैनल पे उनके प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।